हेलो गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मीठी गोरी डॉक्टर। जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पूरी होम्योपैथी प्रैक्टिस का, जो आपके पूरे बीएचएमएस में काम आएगा। ऑब्वियस सी बात है, सेकंड ईयर में हर सब्जेक्ट में ज़रूरी है। रिपर्टरी ले लो, आप ऑर्गेनन ले लो, बस ये टॉपिक हमारा ऑर्गेनन फोकस्ड है, क्योंकि इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, एफोरिज्म वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये किसको क्या बोलते हैं अपन, फर्स्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस ऑफ फिजिशियन। किसका? और सेकंड पॉइंट ऑफ बिजनेस क्या है आपका? ड्रग प्रूविंग है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आज स्टार्ट होने जा रहा है, केस टेकिंग। फोकस रहिएगा, कंटिन्यू रहिएगा। पहली चीज़, कोई पता नहीं कितने लेक्चर्स में ख़त्म होगा। आज इसका ये पार्ट 1 है, सबसे पहला लेक्चर है, जिसमें हमने सबसे पहले केस टेकिंग को देखा है। केस टेकिंग क्या होती है, एग्जाम में कैसे लिखना है आपको, अच्छा मार्क्स कैसे मिलेगा और उसको क्लिनिकल में कैसे यूज़ करना है, सब कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले केस टेकिंग क्या होता है। एक लाइन लिखी थी एलिजाबेथ राइट ने, एक केस वेल टेकन इज हाफ क्योर्ड, मतलब ये उल्टा लिख दिया उन्होंने, इसलिए लिखा था ए वेल टेकन केस इज हाफ क्योर्ड। एवरी टाइम यू टेक ए केस यू आर एंटरिंग इनटू ए न्यू वर्ल्ड। कहते हैं कि जब भी हम कोई नया केस लेते हैं तो हम एक नई दुनिया में चले जाते हैं। मतलब क्या होता है कि हमारे लिए जो नॉलेज जो आती है वो कहाँ से आती है? पेशेंट से आती है, किताबों से इतनी नहीं आ पाती है। कि जब भी हम किसी नए पेशेंट के साथ में डील करते हैं तो हमें बहुत कुछ नया जानने को मिलता है, नई पेक्युलरिटीज़ मिलती है। तो इसलिए बोलते हैं कि ए वेल टेकन केस इज हाफ क्योर्ड। अगर आपने केस टेकिंग बहुत अच्छे से करी है तो इसका मतलब आपने हाफ क्योर कर दिया है उस पेशेंट का, आधा ट्रीटमेंट आपने कर दिया है। ठीक है, केस टेकिंग इज द आर्टिस्टिक प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉर्डिंग द complaints of patients in such a way that based on the totality of symptoms collected, the physician can manage the case and prescribe the homeopathic remedies on the basis of anamnesis and tries to cure the case। क्या बोला है कि केस टेकिंग क्या? आर्टिस्टिक, ये एक आर्ट है। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि होम्योपैथी क्या है? आर्ट एंड साइंस। लेकिन इसमें आर्ट क्या है? केस टेकिंग। आप एक पर्सन को कैसे कंफर्ट फील करा सकते हैं ताकि वो अपने मन की सारी बातें आपसे कह दे। एक पेशेंट है, एक पर्सन है जो मेरे क्लिनिक पे आया है, मैं फिजिशियन हूँ, मैं उसे कैसा एनवायरनमेंट अपने सराउंडिंग में दूँ कि वो पर्सन मुझसे सब कुछ कह सके, डॉक्टर साहब मुझे ये दिक्कत है। क्योंकि काफ़ी बार हम पढ़ते हैं कि सप्रेशन, स्ट्रेस बहुत बड़ी बड़ी चीज़ होती है, इमोशनल सप्रेशन। ठीक है, वो काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियों का मेंटेनिंग कॉज बन जाता है। तो कैसे हम वो केस टेकिंग लेके हम उसमें एक फंडामेंटल कॉज, उसका मेंटेनिंग कॉज हम उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी के बेसिस पे क्या निकालते हैं हम? टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स निकालते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं और उसको हम फिर क्या दें, एक होम्योपैथी रेमेडीज में हम फाइंड आउट करते हैं। तो केस टेकिंग का पर्पज़ क्या हुआ? हम केस टेकिंग करते क्यों? अगर आपसे वाइवा में क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ केस टेकिंग, तो कभी भी ये मत बोलना कि सिमिलर मेडिसिन के लिए। क्यों? क्योंकि आपको इसमें आंसर देना फॉर इंडिविजुअलाइजेशन। क्या आंसर होगा आपका? इंडिविजुअलाइजेशन के लिए। कि हम केस टेकिंग करते हैं हर पर्सन को उसकी पेक्युलरिटीज़ जानने के लिए कि उस पर्सन में क्या पेक्युलरिटी है, उस स्पेशल उस पर्सन का क्या केस है। इसलिए बोलते हैं कि एवरी केस हैज़ ए डिफरेंट केस इन होम्योपैथी। कि दो टाइफाइड वाले पेशेंट भी अलग अलग हो सकते हैं। दो टाइफाइड जिनको फीवर सेम है, सेम क्लिनिकल कंडीशन है, बट दोनों के सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं, दोनों की मेडिसिन अलग अलग हो सकती है। बिकॉज द डिफरेंट इज बेस्ड ऑन देयर पेक्युलरिटीज़, कि उनके ससेप्टेबिलिटी क्या रिएक्ट करती है उनकी बॉडी, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। तो पर्पज़ क्या हुआ केस टेकिंग का? हाँ देखो, एफोरिज नंबर 83 में ये डेफिनेशन दी हुई है केस टेकिंग के लिए। इंडिविजुअलाइजिंग एग्जामिनेशन ऑफ ए केस ऑफ ए डिजीज। क्या हुआ कि इंडिविजुअलाइजेशन एग्जामिनेशन, हम क्या कर रहे हैं, उस पर्सन को बाकी लोगों से इंडिविजुअलाइज कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। ठीक है, केस इज नॉट जस्ट द कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स बट इट इज़ द एविडेंस ऑफ डिजीज एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंसिडेंस ऑफ डिजीज। एविडेंस ऑफ डिजीज सिम्टम्स के फॉर्म में मिलता है, साइलेंट सिम्टम्स के रूप में, और उसको हम कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे उस केस को, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारी केस टेकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। केस टेकिंग मस्ट बी क्वालिटेटिव नॉट क्वान्टिटेटिव, याद रखना। केस टेकिंग इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द फिजिशियन टू अंडरस्टैंड हाउ ए पेशेंट इज रिएक्टिंग टू सोशल, psychological, emotional, hygienic, mechanical causes. During case taking, the homeopathic physician has to remember that the totality symptoms must be collected in such a way that he can compare them later with suitable remedy in materia medica। मतलब क्या हुआ है कि हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ सुनना है, हमें उसे राइट डाउन करना है। ठीक है, ऐसे राइट डाउन करना है कि एक तरफ ये डिजीज पोर्ट्रेट बन गया, जो सिम्टम्स हमने लिए सो या बोलेंगे टोटलिटी हो गई आपकी। दूसरा जो मटेरिया मेडिका में ड्रग पोर्ट्रेट है, इससे हम आगे मैच करके उसको एक परफेक्ट उसके बेस्ड पे अच्छी मेडिसिन दे पाए सिमिलिमम। Hahnemann says when the picture of the disease is once accurately sketched,
द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द टास्क इज अकम्प्लाइज्ड। ये केस टेकिंग के बारे में किसने कहा है? मास्टर हेनीमैन सर ने। और एलिजाबेथ ने क्या किया कि एक वेल टेकन केस इज हाफ क्योर्ड। कि अगर हमने केस की पिक्चर को इतने अच्छे से स्केच कर लिया तो इसका मतलब क्या है कि हमारा सबसे जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट था, देखो क्या होता है, हम डिजीज़ किसको बोलते हैं? सिम्टम्स को बोलते हैं, ठीक है। और केस टेकिंग में हम क्या करते हैं? सिम्टम्स को कलेक्ट करते हैं। अगर हमने ये वाला पार्ट उसको अच्छे से ले लिया तो हमारा ऑलमोस्ट, अब सिर्फ हमें क्या करना है? रिपर्टराइज करना है। तो रिपर्टरी से हमने पढ़ी, रिपर्टराइज करना तो हमें आता है। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है आपका? केस टेकिंग। देर आर नो स्पेसिफिक रेमेडीज इन होम्योपैथी मटेरिया मेडिका फॉर नोसोलॉजिकल नेम्स ऑफ द डिजीज एक्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं जनरल क्लिनिकल रिपर्टरी, उसमें कुछ टर्म्स है। बट मेडिसिन हैव टू बी चूजन अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। आइडेंटिफिकेशंस ऑफ मियाज्म इज पॉसिबल ओनली बाई इंडिविजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट। क्या होता है कि क्रॉनिक केस में, ठीक है, मोस्टली हम डिटेल्ड टेस्टिंग कहाँ करते हैं? क्रॉनिक केस में, जहाँ पे हमें क्या फाउंड आउट करना होता है? उसका फंडामेंटल कॉज, कौन सा मियाज्म उसका अफेक्टेड है, वो किस ट्यूबरकुलर मियाज्म है, सोरा है, सिफिलिस है, साइकोसिस है, या कोई एक मेंटेनिंग कॉज है जो बहुत लॉन्ग टाइम से बना हुआ है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? डिटेल्ड केस टेकिंग करते हैं उस पर्सन की, ठीक है। यहाँ जो भी लिखा हुआ एज ए जनरल लिखा हुआ है, आप उसको ये मत समझना कि सर ये तो नोसोलॉजिकल टर्म्स तो आपके बोरिक में दी हुई है, डायरेक्ट बोरिक रिपर्टरी के अंदर, जहार की रिपर्टरी के अंदर। तो बेटा ये क्या है? अपना जनरल टर्म बात हो रही है, जनरल रिपर्टरी की बात हो रही है, जनरल होम्योपैथी की बात हो रही है कि होम्योपैथी में किसी भी मेडिसिन के लिए किसी भी डिजीज़ के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल टोटलिटी इज नॉट यूजफुल, बोला ना, क्वांटिटेटिव नॉट यूजफुल, क्वालिटेटिव। बट द क्वालिटेटिव टोटलिटी लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिविजुअल्स अनकॉमन पेक्यूलर सिम्टम्स दैट इंडिकेट रेमेडी आर डिफरेंट। क्या होता है? मैं हूँ और ये मेरी दोस्त है, हम दोनों पर्सन हैं, अलग अलग है। ये मैं हूँ ए से, मेरी दोस्त है वाई से, ठीक है। क्या डिफरेंस है हम दोनों के बीच में? मेरा है कि मैं नाइट में पढ़ना पसंद करूँ, मेरी दोस्त का है कि वो दिन में पढ़ना पसंद करती है, ठीक। डिफरेंट हुआ। मुझे क्या है? मुझे ठंड अच्छी लगती है, उसे ठंड बेकार लगती है। उसको गर्मी पसंद है, हॉट हॉट वेदर उसको अच्छा लगता है, मुझे हॉट वेदर से इरिटेशन होती है। उसको सनलाइट पसंद है, मुझे सनलाइट पसंद नहीं है। तो ये क्या क्या, दोनों को इंडिविजुअलाइज कर दिया हमने, दोनों की अलग अलग पर्सनैलिटी निकाल दी। तो वही क्या करते हैं हम होम्योपैथी के अंदर करते हैं कि उस पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, क्या अनकॉमन है जो दूसरे लोगों में नहीं है, क्या पेक्यूलर सिम्टम्स है, वो क्या करता है? एक रेमेडी को इंडिकेट करता है, एक परफेक्ट रेमेडी जो उसके कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करती है। PQRS सिम्टम्स मेंशन्ड इन एफोरिज्म 153 और 154 के अंदर दिया हुआ है, जिसमें आपका होम्योपैथी की ऑर्गेनन की बुक के अंदर। ए प्रिस्क्रिप्शन कैन ओनली बी मेड अपॉन दो सिम्टम्स विच हैव देयर काउंटर पार्ट और सिमिलर इन द मटेरिया मेडिका सेज स्टुअर्ट क्लोज। कुल मिला के सब ने यही बोला है, क्या बोला है? कि केस टेकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ होम्योपैथी ट्रीटमेंट या होम्योपैथी प्रिस्क्रिप्शन। कि आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक अच्छा फिजिशियन वही होता है जो क्या करता है? अच्छे से केस टेकिंग ले पाता है। केस टेकिंग क्या है? आर्ट। ये किसी किताब को पढ़ने से आपके अंदर नहीं आएगी, आपको डेवलप करनी पड़ेगी अपने आप के अंदर, ठीक है। डेवलप कैसे होगी? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्टनेस। जब आप बहुत ज़्यादा ओपीडी अपने अटेंड करेंगे, ठीक है, अपने नियर बाई, अपने दोस्तों के, अपने घर में, अपनी फैमिली के, जब आप केसेस लेना शुरू करेंगे, थोड़ी गलतियाँ होंगी। एक्यूट केस लेना है, आप देखना पहले एक्यूट केस के अंदर भी बहुत सारी डिटेल्स, अननेसेसरी डिटेल्स ले लेते हैं। बट फिर आपको डिफ्रेंशिएट करना आ जाएगा कि एक्यूट और क्रॉनिक के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती है, क्रॉनिक में हमें किस पे फोकस करना है, एक्यूट में हमें किस पे फोकस करना है, अभी हमें पहले किस को ठीक करना है। तो ये सब कहाँ से आता है? आपका प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस कहाँ कर सकते हो आप? अपनी ओपीडी के अंदर कर सकते हो, अभी आप स्टूडेंट हो तो, बाकी इंटर्नशिप में तो आपको टाइम मिलता ही है। बट मेरा कहना है कि आपको सेकेंड ईयर से ही ओपीडी अटेंड करनी ही चाहिए, ठीक है। समझते हैं। अब आ जाते हैं एफोरिज्म के ऊपर। ये क्या था? केस टेकिंग का एक ओवरव्यू था कि एग्जाम को अगर आता है तो डायरेक्ट हमें एफोरिज्म नहीं लिखना है, उससे पहले हमें ये कंटेंट लिखना है जो आपकी कॉपी को यूनिक बनाएगा, ठीक है। लोग क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट कि केस टेकिंग 83 से 104 तक दी हुई है ऑर्गेनन के अंदर। मास्टर हेनीमैन ने कहा कि केस टेकिंग हम क्यों करते हैं? सिम्टम्स को लेने के लिए। भैया यार, तुम एक डॉक्टर बनने वाले हो, एक फिजिशियन बनने, अपनी लैंग्वेज थोड़ी तो देखो यार। कम से कम वो एग्जामिनर जो बैठा है तुम्हारी कॉपी देख के इम्प्रेस हो जाए, ऐसा कुछ लिख के आओ कॉपी के अंदर, ठीक है। मेरा भी कुछ ज़्यादा नहीं है, मेरा फर्स्ट ईयर के अंदर 71 मार्क्स था। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट 71 रिटर्न में अच्छा मार्क्स है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट टॉपर का 76 ही गया था हमारे टाइम पे। तो आप थोड़ा सा फोकस करें कि अपनी कॉपी में ऐसा लिख के आएँ कि एग्जामिनर नंबर देने से चूके ना, ठीक है। अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे। ये हमने क्या लिखा है? ओवरव्यू लिखा है किसका? केस टेकिंग का।
नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं एफोरिज्म टू एफोरिज्म, क्योंकि ये हमारा क्या है, ऑर्गेनल का लेक्चर। ठीक है, सबसे पहले एफोरिज्म नंबर 83 पढ़ते हैं, क्या है। दिस इंडिविजुअलाइजिंग एग्जामिनेशन ऑफ ए केस ऑफ डिजीज, ये तो क्या हो गई, टोटल डेफिनेशन होगी किसकी, केस टेकिंग की। यही क्या है, डेफिनेशन है आपके केस टेकिंग की। ठीक है, फॉर विच आई ओनली गिव इन द प्लेस, आई मतलब हैनीमेंसर। ठीक है, प्लेस जनरल डायरेक्शंस फॉर विच द प्रैक्टिशनर विल बियर इन माइंड ओनली व्हाट इज एप्लीकेबल फॉर ईच इंडिविजुअल केस। क्या हुआ है कि मैं अकेला हूँ जिसने डायरेक्शन दिया है केस टेकिंग के लिए। हैनीमैन सर ने कहा है कि उस टाइम पे जो प्रीविलेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट थे उसमें केस टेकिंग पे इतना फोकस नहीं किया जाता था। सिम्टम लिया, सिम्टम के बेस पे मेडिसिन दे दी, इसको हम बोलते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। लेकिन हैनीमैन सर ने कहा कि मैंने बहुत फोकस किया इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर पर्सन इंडिविजुअल अलग अलग होता है। ठीक है, और केस टेकिंग का मतलब क्या, उस पर्सन को पढ़ना, उस पर्सन को समझना। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, डिजीज़ नहीं होती है, एक पर्सन सिक होता है, सिक मैन। क्या होता है, सिक मैन, नॉट ए डिजीज। हम किसको क्योर करते हैं, सिक मैन को क्योर करते हैं। तो इसलिए मास्टर हैनीमैन सर ने क्या बोला कि फॉर विच आई ओनली गिव इन दिस प्लेस जनरल डायरेक्शंस, कि उन्होंने कुछ जनरल डायरेक्शन दिए किस चीज़ के लिए, केस टेकिंग के लिए। विच द प्रैक्टिशनर विल वियर इन माइंड ओनली व्हाट इज एप्लीकेबल फॉर ईच इंडिविजुअल केस, कि जिसको हर ईच वर्ड्स को समझना, ऑर्गेनल की लैंग्वेज में आई, कॉमा, फॉर, ओनली, सबका अपना अपना एक अलग मतलब है, सबको समझते हुए चलना। ठीक है, डिमांड्स ऑफ द फिजिशियन नथिंग बट एन, जो क्या क्या डिमांड करता है फिजिशियन से, फ्री फ्रॉम प्रीजुडिसाइज, अनप्रीजुडिसाइड ऑब्जर्वर, ऑल्सो मैंशनड इन एफोरिज्म नंबर 6। ठीक है, एंड साउंड सेंसेस, अटेंशन इन ऑब्जर्विंग एंड फिडेलिटी इन ट्रेसिंग द पिक्चर ऑफ डिजीज। 4 चीज़ें उन्होंने बताइए, क्या क्या बताइए, देखो समझो। पहला क्या बताया, फ्री फ्रॉम प्रीजुडिसाइज। पर्सन आया, अब वो ठीक है थोड़ा सा लेजी पर्सन है, धीरे धीरे बोल रहा है, कुछ ज़्यादा बता नहीं रहा। मेरे पास एक पहले केस भी आया था, उसको भी सेम ऐसा ही था कि बहुत लेजी था, कुछ बोल नहीं रहा था, बहुत स्लो था। लड़की थी तो कुछ बता नहीं रही थी, मैंने उसको एल्यूमिना दिया था, और इसको भी मे बी कॉन्स्टिपेशन की ही दिक्कत थी। तो मैंने पहले ही सोच लिया कि पर्सन तो एल्यूमिना ही है। नहीं यार, हमें पहले क्यों सोचना है, कुछ और भी तो हो सकता है। तो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से अपने आप को ज्ञानी नहीं समझना है। क्लिनिक में बैठने के बाद मैंने तो BHMS किया है 6 साल का, 3 साल मैंने MD में दिया है, और मैंने 2 साल के इसके बाद PhD भी कर ली। मैं तो ज्ञानी बन गया होम्योपैथी का। अब कोई भी केस आ जाए मैं उसको बिल्कुल एकदम 10 मिनट के अंदर चुटकियों में ठीक कर दूँ, नहीं। हर केस हमारे लिए एक नया चैलेंज होता है, हर केस हमारे लिए एक नई नॉलेज दे के जाता है। तो हर केस को बिल्कुल न्यू की तरह आपको डील करना है, कि बिल्कुल नया है, मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसलिए क्या बोलते हैं, फ्री फ्रॉम प्रीजुडिस, आपको पहले से जज नहीं करना है। ठीक है, साउंड सेंसेस मस्ट बी। अब देखो, पेशेंट बोल रहा है कि सर मुझे ये हो रहा है, डॉक्टर साहब तो अपना गुटखा बनाने में बिजी है आजकल, चलो गुटखे का ट्रेंड हट गया, अपने रील्स पे फोकस करने में बिजी है। वो कुछ बता रहा है, फिजिशियन लग रहा है अपने व्हाट्सएप पे मैसेज देखने में, वो कुछ कह दिया, हाँ हाँ ठीक है ओके। भैया साउंड सेंसेस चालू रखो, उसकी हर बात को सुनो, उसको कोई नोटिस करो, क्या फेशियल एक्सप्रेशन है उसका। आप थोड़ा कोई स्मेल तो अजीब सी नहीं आ रही है उसकी बॉडी से, वो कुछ कहना चाह रहा है बट वो कह नहीं पा रहा है। तो ये सब चीज़ें आपकी करेक्ट एंड कंप्लीट ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फिनोमेना, जैसा कि एफोरिज्म नंबर 90 के अंदर मेंशन है, 90 के अंदर, कि ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स कौन लेता है, खुद फिजिशियन। उसे ऑब्जर्व करना है हमें अच्छी तरीके से। फिडेलिटी, फेथफुलनेस टू होम्योपैथी प्रिंसिपल इज ए मस्ट, कि आपको उस पिक्चर ऑफ डिजीज़ के अंदर बिल्कुल फिडेलिटी करनी है, और रिसर्च की क्या इसमें से ऐसा निकल के आ सकता है जो इस केस को बहुत जल्दी सही कर दे, जिससे मुझे करेक्ट क्या मिल जाए, मेडिसिन मिल जाए। केस टेकिंग इज द इंडिविजुअलाइजेशन एग्जामिनेशन ऑफ ए केस ऑफ ए पेशेंट या सिक मैन। केस टेकिंग इज रिलेशनशिप बिटवीन फिजिशियन एंड पेशेंट टू फाइंड आउट केस कॉज ऑफ वाइटल डिरेंजमेंट्स। हैनीमैन ओनली गिव डायरेक्शन फॉर केस टेकिंग होम्योपैथी। ये है आपका एफोरिज्म नंबर 83। क्या है, 83, जिसमें क्या दी है, जनरल डायरेक्शन दिए किसके लिए, केस टेकिंग के लिए। किसने दिया, मास्टर हैनीमैन सर ने। 4 डायरेक्शन कौन कौन सी दी है, प्रीजुडिसी से फ्री होना चाहिए हमको, ठीक है, साउंड सेंसेस अच्छी होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन सही होना चाहिए, और फेथफुलनेस होनी चाहिए होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स के लिए। देखो सबसे पहले केस टेकिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, एक पर्सन आया, पेशेंट है मेरे पास क्लिनिक में, ये फिजिशियन हूँ मैं, ठीक है। मैंने क्या किया, उससे पूछा कि सर बताइए, सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रेजेंटिंग कंप्लेंस लिखते हैं, मतलब नॉर्मली हम एक ओवरव्यू समझते हैं, ठीक है। क्लिनिकल से ज़्यादा याद होता है, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी याद होगा।
कैसे? सबसे पहले क्या होगा, उसने बताना शुरू किया, मुझे क्या करना है, जज नहीं करना है सबसे पहले कि क्या हो सकता है। अपना दिमाग, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी इंटेलिजेंसी मुझे शो नहीं करनी है। मुझे बिल्कुल उसको कम्प्लीटली ब्लैंक पेपर की तरह सुनना है। उस पर वो जो भी बता रहा है, उसके जो भी सिम्टम्स है, मुझे एज इट इज़ उस पर लिखने हैं, नोट डाउन करना है। उसके बाद उसका मुझे क्या बनाना है, डिजीज़ पोर्ट्रेट बनाना है। जो डिजीज़ पोर्ट्रेट क्या बनाएगा, उस पर्सन को यूनिक बनाएगा। क्या बनाएगा? यूनिक इंडिविजुअल। मेरे लिए बाकी जो मेरे केस है उनसे क्या कर देगा, वो डिफ्रेंशिएट कर देगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअलाइजेशन। और यही क्या था, मेरे केस टेकिंग का पर्पज़ था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? केस टेकिंग के लिए क्या क्या बोला है अलग अलग लोगों ने कि ए वेल टेकन केस इज हाफ क्योर्ड। किसने बोला है? एलिजाबेथ राइट ने बोला है। ठीक है, हैनीमैन सर ने कहा कि अगर आप अच्छे से कलेक्शन ऑफ सिम्टम कर लेते हैं, अगर आपने केस को अच्छे से स्केच्ड कर लिया, ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का, वो आपने सबसे जल्दी क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं आगे। और एफरेज नंबर 83 से क्या होता है, आपका केस टेकिंग स्टार्ट होती है 83 से लेकर के 104 तक। 83 में हैनीमैन सर ने क्या दिए, डायरेक्शंस दिए एक फिजिशियन के लिए। जनरल डायरेक्शन फॉर केस टेकिंग, कि आपको केस लेते समय किन किन चीज़ों को दिमाग में रखना चाहिए, कि मुझे क्या होना है, प्रीजुडिस नहीं होना है। ठीक है, मेरी साउंड सेंसेस एक्टिव होनी चाहिए, मुझे जो पेशेंट बोल रहा है वो सब सुनना चाहिए, ऐसा नहीं कि मेरा ध्यान कहीं और ही जा रहा है। ठीक है, एक ऑब्जर्वर अच्छा होना चाहिए, गुड ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वेशन भी 3 होते हैं, नॉन ऑब्जर्वेशन, गुड ऑब्जर्वेशन, माल ऑब्जर्वेशन, समझेंगे आगे इसको। ठीक है, और नेक्स्ट एक क्या था कि फिडेलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बता रहे हैं हमने एलोपैथी मिक्स करके कुछ भी दे दिया, हमें फेथफुल भी होना चाहिए अपने होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रेज नंबर 84 में क्या दिया हुआ है। द पेशेंट डिटेल्स द हिस्ट्री ऑफ हिज सफरिंग, दोज about him, give an account of his complaints, his conduct, and what they have noticed in him. The physician sees, hears, and remarks by his other senses what there is of altered or unusual character about. He writes down accurately all that the patient and his friends have told him in the very expressions used by them. सिंपल सी बात है, जो पहले उसने बोला है लाइन में, उसमें मास्टर हैनीमैन सर ने बोल दिया है कि हमारे सोर्सेज क्या है केस टेकिंग के, क्या है सोर्सेज, कहाँ कहाँ से हमें सिम्टम्स मिलेगा। पहला पेशेंट जो बताता है, अटेंडेंट ने जो नोटिस किया है, या उनके रिलेटिव्स जो आसपास कोई आया है उसके साथ में उसने जो नोटिस किया है। तीसरा फिजिशियन हिमसेल्फ। दो क्या बोला है, द पेशेंट द हिस्ट्री ऑफ हिज सफरिंग, उसने कब से स्टार्ट हुआ बताएगा आपको, कंप्लेंट्स क्या हुई है, कैसे शुरू हुई थी, एंड व्हाट दे हैव नोटिस्ड इन हिम, कि उसके आसपास वाले लोग भी तो कहेंगे ना कि सर पहले सही रहता था, आजकल बैठी बैठी रहती है, उठती नहीं है, पहले पढ़ने लिखने का मन करता था, सुबह सुबह जल्दी नहा धो के तैयार हो जाती थी, अपना काम अच्छे से करते थे, लेकिन आजकल तो पता नहीं से लेजी लेजी रहती है, किसी से बात भी नहीं करती, खाना वाना भी नहीं खाती। तो ये उसके रिलेटिव ने नोटिस किया, उसके फादर है, मदर है, जो भी साथ में है, उसने हमें बताया। एंड द फिजिशियन सीज, अब फिजिशियन खुद देख रहा है कि एक जो नॉर्मल आदमी होता है उससे थोड़ा सा होता है ना, काफ़ी बार कि हम जाते हैं तो फिजिशियन बोलते हैं यार नॉर्मली वैसे रहते हो या थोड़े दिन से अभी आप ऐसे चेंज हो गए हो। तो ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, आपके केस टेकिंग के क्या बन गए, सोर्सेज बन गए या सब्जेक्ट्स बन गए। ठीक है, जहाँ जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सिम्टम्स को कलेक्ट कर सकते हैं। आगे समझो, ही राइट्स डाउन एक्यूरेटली ऑल दैट द पेशेंट एंड हिज फ्रेंड्स हैव टोल्ड हिम, जो भी पेशेंट ने बताया, उसके दोस्त ने बताया, उसने खुद ऑब्जर्व किया, सबको फिजिशियन लिखता है। Silently and if possible without interrupting them, he lets them say all they have to observe when they do not wander to other subjects। क्या होता है कि चुपचाप सुनना है, बीच में इंटरप्ट नहीं करना है। इंटरप्ट कर दिया तो वो जो बताना चाह रहा है वो उस सब्जेक्ट से भटक जाएगा। ठीक है, द फिजिशियन एडवाइजेज देम एट द कमिटमेंट ऑफ टू स्पीक स्लोली इन ऑर्डर दैट ही मेक्स टेक डाउन एंड राइटिंग द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ व्हाट द स्पीकर से। हाँ, वो इतना जरूर बोल सकते हैं कि आप वही बोल सकते हैं कि आप थोड़ा सा आराम से बताइए ताकि मैं कंप्लीटली लिख पाऊँ। कि पता चला कि अब मेरे जैसा पेशेंट है, मेरे को जल्दी बोलने की आदत है, मैंने उसको बोल दिया सर मुझे हेडेक हो रहा था 10-5 दिन से, मुझे ऐसे ऐसे शाम के टाइम पे दर्द होता है, चलते से कोई हथौड़े मार रहा है, भैया फिजिशियन तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा, तो वो मुझसे बोलेगा कि आप थोड़ा सा एक बार धीरे बोले ताकि मैं अच्छे से उसको लिख पाऊँ। फिजिशियन ये एडवाइस कर सकता है, बट ये नहीं कि मैंने बोलना शुरू किया कि सर मुझे सर दर्द हो रहा है 7-8 दिन से, कि अच्छा कैसे हुआ था, उससे पहले भी कभी, मतलब बीच में उसको इंटरप्ट नहीं करना अनटिल अनलेस कि वो अपनी बात ख़त्म ना कर दे। क्योंकि अगर आपने बीच में इंटरप्ट कर दिया तो मे भी हो सकता है कि वो कुछ ऐसी बात बता रहे हो और वो सब्जेक्ट से भटक जाए, दे वेंडर ऑफ, हो सकता है वो वहाँ से उसका टॉपिक ही चेंज हो जाए उसके बाद में। ठीक है,
नेक्स्ट क्या, एवरी इंटरप्शन, ये क्या है, फुटनोट के अंदर दिया हुआ 84 के अंदर ही, ठीक है। अब इतना तो समझ में आता होगा ना, स्टार मार्क्स का मतलब फुटनोट है। एवरी इंटरप्शन ब्रेक्स द ट्रेन ऑफ थॉट्स टू द नरेटर्स एंड ऑल दे वुड हैव सेड एट फर्स्ट डोज डज नॉट अगेन अकर टू दैम, इट्स प्रिसाइजली द सेम मैनर आफ्टर दैट। क्या होता है, अगर आपने इंटरप्ट कर दिया तो हो सकता है इसका जो एक थॉट प्रोसेस चल रहा था, उसका जो बताने का जो तरीका था वो बिल्कुल एक कनेक्टिंग लिंक के जैसा था। जैसे ही आपने उसको ब्रेक किया, अब वो उस मैटर से बिल्कुल हट गए। अब जो अच्छी केस टेकिंग जो हमें मिलनी थी चीज़ें, वो नहीं मिलेगी। मे बी वो उसको बाद में याद आएगा, या वो रिकलेक्ट करेगा, या कोशिश करेगा कि मैं याद कर पाऊँ, बट उसको याद ना हो। तो 83 में उन्होंने क्या डायरेक्शन दिया था कि हमें प्रीजुडिसाइज नहीं होना है, हमें साउंड सेंसेस एक्टिव रखनी है, हमें ऑब्जर्व अच्छे से करना है, उसके बाद में फिडेलिटी। लेकिन 84 में उन्होंने क्या कहा, 3 चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले क्या बताया कि सोर्सेज क्या है केस टेकिंग के, ठीक है। सोर्सेज में आपको क्या क्या आ गया सर, पेशेंट हो गया अपने आप, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव सिम्टम्स, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स कहाँ से मिलेंगे, हमें रिलेटिव से मिल सकते हैं उनके, और फिजिशियन खुद भी एक गुड ऑब्जर्वर, ठीक है। पहला चीज़ क्या हो गया, सोर्सेज ऑफ केस टेकिंग। नेक्स्ट क्या बताया कि हमें एज इट इज़ लिखना है, जो भी बता रहे हैं, जो भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स हैं उनको हम क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या बताया कि नो इंटरप्शन, बिल्कुल हमें इंटरप्ट नहीं करना है, वरना वो हो सकता है मुद्दे से भटक जाए। हाँ, लेकिन फिजिशियन ये ज़रूर बोल सकता है कि थोड़ा आप आराम से बोलिए ताकि मुझे अच्छे से लिखने में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट मूव करते हैं, एफरेज नंबर 85। He begins a fresh line with every new circumstances mentioned by the patient or his friends, so that the symptoms shall be arranged separately, one below the other. He can thus add to any one that may at first have been related in too vague a manner, but subsequently more explicitly detailed. क्या बोला गया इसको समझते हैं कि ही begins a fresh line, कि जब भी वो सिम्टम्स को लिखना स्टार्ट करेगा, एक खाली स्लाइड नहीं छोड़िएगा, इसमें होगी, एक सेकेंड वेट, हाँ ये रहा, 85 डिस्कस करते हैं। एफरेज नंबर 85 कि जब भी लिखना शुरू किया, जैसे मैंने बोला कि हेडिक, उसने हेडिक लिखा, ठीक है। तुरंत ही मैंने बोल दिया कि सर दर्द के साथ में मुझे कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी होता है, तो ये कॉमा लगा कि यहाँ से नहीं लिखना है उसे, हमेशा एक न्यू लाइन से स्टार्ट करना है, फ्रेश लाइन से। क्यों, क्योंकि मुझे बाद में अगर याद आया है कि मुझे हेडेक शाम के टाइम में ज़्यादा होता है, या सनलाइट से ज़्यादा होता है, मेरा एग्रावेशन है, इवनिंग से मुझे हेडेक ज़्यादा हो रहा है, मुझे ओपन एयर से हेडेक में आराम मिल रहा है, तो क्या हो सकता है कि वो वापस बिल्कुल केस एक अच्छे तरीके से अरेंज्ड नहीं होगा। तो हैनीमैन सर ने कहा कि जब भी आप कोई न्यू सिम्टम लिखोगे, कुछ भी नया बताता है पेशेंट या उसके रिलेटिव्स, आपको हमेशा फ्रेश लाइन से स्टार्ट करना है, ताकि अगर उसको उस पुराने सिम्टम के बारे में कोई चीज़ बाद में याद आए, रिकलेक्ट हो उसको, ठीक है, तो आप उसको वहाँ लिख सको वापस से। इस तरीके से हमारा एक केस कैसा हो जाएगा, वेल मैनेज्ड, ठीक है। तो हम सिम्टम्स को वन बिलो अनदर, कि ऊपर हेडिक का लिखा हुआ है, नीचे कॉन्स्टिपेशन लिखा हुआ है, उसके बाद नीचे किसी और पार्ट के बारे में लिखा हुआ है, तो वो एक अरेंज्ड होगा अच्छी तरीके से। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपने यहाँ लिख दिया, पहले स्टार्ट किया कि हेडिक सिंस 7 days विथ कॉन्स्टिपेशन इन मॉर्निंग, ठीक है। अब मुझे बाद में याद आया कि हेडिक तो मुझे कैसे हुआ था स्टार्ट, आफ्टर गेटिंग वेट इन रेन, ठीक है, बट कॉन्स्टिपेशन, तो एक ना पैराग्राफ लिख दिया मैंने, नहीं, उसने जैसे ही बोला कि पहले प्रेजेंटिंग कंप्लेन मेन उसी आती है, हेडिक सिंस 7 days, उसने बोला कि सर मुझे कॉन्स्टिपेशन भी था, एक लाइन ब्रेक करो, कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट करो यहाँ से। अब जैसे उसने बोला तुरंत ही कि सर मुझे बारिश में भीगने के बाद स्टार्ट हुआ था, तो ये जो हमने लाइन छोड़ी है इसमें हम लिख सकते हैं उसको एग्रावेशन किस चीज़ से है, उसको एम्लोरेशन किस चीज़ से है, मोडालिटीज उस पर हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, 85 के अंदर लिखा हुआ है। नेक्स्ट 86 समझते हैं। When the narrators have finished what they would say to their own records, कि अब वो कह चुका जो उसे कहना था, अपनी बात जितने उसको बतानी थी, जैसे जब भी एक पेशेंट आता है वो बताता है, उसको जल्दी होती है बताने की, तो वो बता के फिनिश कर दिया। द फिजिशियन देन रिवर्ट्स टू ईच पर्टिकुलर सिम्टम, अब क्या करेगा कि फिजिशियन रिवर्ट करेगा कि अच्छा हेडिक होता है तो कैसे होता है, कब होता है, किस टाइप का पेन होता है, कैरेक्टर क्या होता है उस पेन का, कब बढ़ता है, कब कम होता है, आराम कैसे मिलता है, दवाई लेने के बाद आराम मिलता है, सोने के बाद आराम मिलता है,
ठीक है। तो क्या होगा, व्हेन द नरेटर्स हैव फिनिश्ड व्हाट दे वुड से ऑफ देयर ओन अकॉर्ड, कि उसने अपने अकॉर्डिंग सब बता दिया जो वो कह सकता था, जो वो कहना चाहता था। द फिजिशियन देन रिवर्ट्स टू ईच पर्टिकुलर सिम्टम्स, के फिजिशियन उससे पर्टिकुलर सिम्टम्स के बारे में सवाल करता है, रिवर्ट करता है, एंड इलेक्ट्स मोर प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन रेस्पेक्टिंग इट इन द फॉलोइंग मैनर, और वो और प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन को गेन करता है। ही रीड्स ओवर द सिम्टम्स एज दे वर रिलेटेड टू हिम वन बाय वन, एंड अबाउट ईच ऑफ देम ही इंक्वायर्स पर्टिकुलरली। अब वो पर्टिकुलर, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, एट वॉट पीरियड डिड दिस सिम्टम अकर, मैंने बोला कि हेडेक कब स्टार्ट हुआ था। एट ए पीरियड प्रीवियस टू टेकिंग द मेडिसिन ही वॉज हिटेटो टू यूजिंग वाइलेस टेकिंग द मेडिसिन, क्या भाई दवा लेने के बाद भी आराम नहीं मिलता है या आराम मिल जाता है। ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ पेन, किस तरीके का पेन होता है। व्हाट सेंसेशन एग्जैक्टली, थ्रोबिंग होता है, आपका हैमरिंग पेन होता है, आपका पल्सेटिंग पेन होता है, मतलब उससे पूछते हैं। जैसे जो पेशेंट नहीं समझ पाता उनसे पूछते हैं कि ऐसा होता है जैसे कुछ धड़कन जैसी आवाज़ आती है, धक 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 धक, या ऐसे लगता है जैसे कोई हथौड़ा मार रहा हो सर में, या ऐसा लगता है जैसे कोई चाकू जैसा काट रहा हो, ऐसा लगता है जैसे पंच कर रहा हो, तो बता सकता है आपको कि एग्जैक्ट सेंसेशन कैसी है। क्योंकि दुनिया में जितनी भी सेंसेशन पॉसिबल है उन सब सेंसेशन की दवाई होम्योपैथी मेडिसिन में है, रिपर्टरी में वो सारी सेंसेशन मैंशनड है, और यही हमारा सबसे बड़ा एक बेनिफिट है, एक सुपेरियोरिटी है होम्योपैथी की। ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ पेन, वेयर वॉज द एग्जैक्ट स्पॉट, ऐसे रख के बताओ, जैसे कि काली बाइक्रोम है। ठीक है। इस अब मटेरियल पढ़ना जरूरी है इसके साथ में। काली बाइक्रोम के अंदर क्या है कि उसका जो पेन होता है एक फिंगर स्पॉट से कवर हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए वो बताता है कि यहाँ इस जगह पेन हो रहा है मुझे, फिंगर रख के बता सकता है कि यहाँ पेन हो रहा है मुझे। ठीक है। डिड द पेन अकर्स इन फिट्स एंड एट वॉट टाइम ऑफ डे और नाइट, कि कब ज़्यादा होता है, दिन में होता है, रात में होता है, एंड इन वॉट पोर्शन ऑफ द बॉडी वॉज इट वर्स्ट, कि राइट साइड ज़्यादा है, लेफ्ट साइड ज़्यादा है, अपर लिम में ज़्यादा है, नीचे ज़्यादा है, कहाँ पे दर्द ज़्यादा है। डिड इट सीज एंटायरली, कभी कभी हो सकता है कि पूरा ही बंद हो जाता है। वट वॉज द एग्जैक्ट नेचर ऑफ दिस एंड दैट सिम्टम सर्कमस्टेंसेज मैंशन डिस्क्राइब इन प्लेन वर्ड्स, क्या होता है कि अब मतलब जब पेशेंट ने अपनी बात कंप्लीट कर दी, ठीक है, फिजिशियन ने नोट डाउन कर लिया यहाँ पे अच्छे तरीके से, अब क्या करेगा वो एक एक पर्टिकुलर सिम्टम जो उसको लगता है उन पर्टिकुलर सिम्टम्स पे क्या करेगा वो रिवर्ट क्वेश्चन करता है, और उससे क्या लेता है प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन, बस। ठीक है। देखो 83 में क्या पढ़ा, डायरेक्शन। 84 में क्या पढ़ा है, वी हैड नो डिस्टर्बेंस, इंटरप्ट नहीं करना है, शांति से उसको बोलने दो। 85 में क्या बोल दिया कि नई लाइन से स्टार्ट करो ताकि आपका केस घचपच ना हो, अच्छे से एक अरेंज्ड केस लगे। और 86 में क्या बोला कि ठीक है अब हमने सारा लिख लिया, अब हम उससे रिवर्ट करेंगे पर्टिकुलर डिटेल्स के लिए ताकि हमें और प्रिसाइज केस मिल सके। बहुत ईजी है केस टेकिंग पढ़ना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाई जाएगी। देखो एग्जाम्स में कैसे लिखना है, अभी बाकी है, बहुत बाकी है। 86 ही आया है अभी, तो 87 से लेके 104 तक बाकी है भैया। उसके बाद हम 2 केस भी डिस्कस करेंगे कि एक्यूट का केस मैंने कैसे लिया था और क्रॉनिक केस भी कैसे लिया है। ठीक है। तो ये सीरीज चलती रहेगी, आई डोंट नो कितने दिन चलेगी, कितने पार्ट्स में बनेगा, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। एग्जाम में सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी है बोल्ड लेटर्स के अंदर में, इंट्रोडक्शन लिखना है, मेन बॉडी। इंट्रोडक्शन के अंदर आपको मेन चीज़ जो करनी है वो लिखना है आपको पर्पस, और पर्पस क्या है इंडिविजुअलाइजेशन, ये आपको मेंशन करना है। इंडिविजुअलाइजेशन आपका डिस्कस किया गया है एफरोज नंबर 82 के अंदर। ठीक है। ड्यूरिंग केस टेकिंग द होम्योपैथिक फिजिशियन हैज टू रिमेंबर दैट द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स मस्ट बी कलेक्टेड इन सच ए वे दैट ही कैन कंपेयर देम लेटर विद द सुटेबल रेमेडी इन मटेरिया मेडिका। ये लाइन पहले भी लिखी हुई है, स्टुअर्ट क्लोज ने कहा है कि हम मेडिसिन एक तभी दे सकते हैं अच्छे तरीके से हमारे पास टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स एक परफेक्ट मैनर में हो। ठीक है। तो कंटिन्यू एंड वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ऐसे जुड़े रहिए मीठी बोली डॉक्टर के साथ में, और अपनी ऑर्गेनन, मटेरिया मेडिका और रिपर्टरी जो होम्योपैथी के 3 पिलर हैं, तीनों की तैयारी बेस्ट कीजिए। मैं ये कह दूँ कि आपको अगर पीजी तक का एग्ज़ाम फाइट करना है, ठीक है, आई अश्योर्डली श्योर कि आपको इस चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिवर्ट बैक कमेंट्स में किया कीजिए कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है। इंस्टा हैंडल है अपना, इंस्टा हैंडल पे आप कमेंट कर सकते हो, उसका आपका है होम्यो_मोड। एनी टाइम मैं अवेलेबल हूँ उसके 24/7। ठीक है। लेक्चर्स की PDF वगैरह चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू गाइज, टेक केयर।